जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्र पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अब देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष के अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी ये मांग उठाने लगी हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार साउथ ब्लॉक पहुंच गए हैं। बिहार से 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। नीतीश कुमार के साथ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर वीआईपी के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी तक सभी शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार पहले भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। यानी अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात शुरू हो जाएगी और तमाम जो नेता है, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि 10 प्रतिनिधि होने वाले हैं जिनकी मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्य भूमिका मानी जा रही है। नीतीश कुमार साउथ ब्लॉक पहुंच गए हैं। बिहार से 10 दलों का प्रतिनिधि मंडल इस बैठक में शामिल होगा और नीतीश कुमार के साथ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार के 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं ये जो काफिला आपको दिख रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ियां हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं तो बीजेपी, जेडीयू और दूसरी पार्टियों के भी प्रतिनिधि हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष की बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कहा है कि वो जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। तो देखना होगा कि ये जो मुलाकात हो रही है, जो प्रतिनिधिमंडल बिहार से मिल रहा है प्रधानमंत्री से, उसके बाद क्या केंद्र सरकार के रुख में कोई बदलाव होता है कि नहीं। इससे पहले 2 बार बिहार विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके जातिगत जनगणना के पक्ष में केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसून सत्र में सवाल पूछा गया था, उसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि क्या केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, तो उसमें यह जवाब दिया गया कि जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं इस प्रतिनिधिमंडल में। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियाँ अंदर पहुंच गई हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। कुछ और जो दूसरे दलों के नेता हैं वो थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे और वही मांग दोहराएंगे जो पिछले कई सालों से बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल करते रहे हैं। और बिहार की सियासत में सभी दलों को जातिगत जनगणना जो है वो सूट करता है उनकी राजनीति के लिए। इसीलिए पक्ष हो या विपक्ष, तमाम प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की ये मांग करेंगे कि जातिगत जनगणना को कराया जाए। कैमरा पर्सन नकुल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में 11 बजने में कुछ ही वक्त बचा हुआ है और जो नेता हैं, खासतौर पर बिहार से आवाज उठी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ 10 जनप्रतिनिधियों की ये बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्य भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। और नीतीश कुमार को आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए, वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी। और 10 प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल है, 10 दल शामिल हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं और जीतन राम मांझी वो भी पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जातिगत जनगणना को लेकर ये मुलाकात होने वाली है। काफी अहम मानी जा रही है मुलाकात और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य भूमिका होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब से कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे ये मुलाकात होने वाली है। क्या क्या मसले होने वाले हैं इसको लेकर, जातिगत जनगणना पर तो बात होगी ही और क्या चर्चा होगी ये मुलाकात के बाद का विषय है। और नीरज लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। नीरज, अब किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? कौन कौन से प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और किन के आने का इंतजार हो रहा है?
देखिए, सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल बिहार का पहुंच चुका है प्रधानमंत्री कार्यालय, और प्रधानमंत्री भी यहां मुलाकात करेंगे तमाम दलों के प्रतिनिधियों से। नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रतिनिधिमंडल का। आपको याद होगा, देखिए 2019 में बिहार विधानमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा 2020 में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया गया और ये मांग की गई कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जो अभी हाल ही में मानसून सत्र में, आपको याद होगा, और थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में वो नहीं है। 2021 में 10 साल यानी सालाना 10 साल पे जो जनसंख्या होती है हर 10 साल पे, वो होनी है। केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे बिहार सरकार की तमाम पार्टियां कि आप जातिगत जनगणना को कराइए ताकि विकास योजनाओं का लाभ तमाम लोगों तक पहुंचे, नीचे स्तर के लोगों तक पहुंचे और एक स्पष्ट तस्वीर सामने आए कि क्या प्रतिनिधित्व है विभिन्न जातियों का जनसंख्या में। तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री और दूसरे पार्टियों के नेताओं का मानना है कि इससे बिहार के लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहाँ ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है। उससे पता चलेगा कि जातिगत आधार उनका क्या है और उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए प्रधानमंत्री क्या उनकी सुनते, किस तरह का आश्वासन देते हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिलकर ये मांग किया था कि आप जातिगत जनगणना को कराएं। तो इस पूरे मसले पर बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक साथ हैं और इसीलिए आज यहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने और ये मांग करेंगे कि आप जातिगत जनगणना को शामिल कराएं। जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर सीपीएम के अजय कुमार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी तक इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम के साथ बैठक में जाने से पहले उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। इसकी ज़रूरत है। जाति के आधार पर आज भी शोषण हो रहे हैं, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना वो तो आईने की तरह दिखाई पड़ेगा ना, तब फिर रेक्टिफाइड करने का भी एक रास्ता मिलेगा। किसी जिला का, किसी राज्य का जो भी योजना बनती है उसके ये जो है जनसंख्या है उसके आलोक में बनती है। और जब वहाँ बनती है तो जातिगत भी हिसाब देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अति पिछड़ा है, ये सब की क्या आबादी है, कितना दिया जाए। तो उस हिसाब से जब योजनाओं का आवंटन होता है तो जाहिर सी बात है कि जनगणना का आवश्यक है। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सभी पार्टियां कह रही हैं इसकी कई फायदे हैं, लेकिन बीजेपी इसको क्या फायदेमंद मानती है? जातिगत जनगणना की अगर बात की जाए तो अब तक अगर माना जाए तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की ओर से? देखिए, बिहार बीजेपी की अगर बात करें, अब से थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो और मौजूदा में राज्यसभा के सदस्य। उनका कहना है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में, और जो प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मिल रहा है शिवानी, उसमें बीजेपी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल तो शामिल है, लेकिन क्या केंद्र के स्तर पर इस तरह की जातिगत जनगणना कराई जाएगी? क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वो तय करेगा कि क्या 2021 की जो जनगणना हो उसमें जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों की गिनती की जाए कि नहीं। तेजस्वी यादव और बाकी लोगों का कहना है कि अगर आप धर्म आधारित जनसंख्या करा सकते हैं, SC ST को गिन सकते हैं, तो फिर जातिगत आधार पर गिनने में आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए। ये है तमाम दलों की मांग जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को तय करना है, केंद्र सरकार को तय करना है। जो अभी तक स्टेटेड पोजीशन है सरकार का, क्योंकि पिछली सरकार आपको याद होगा यूपीए सरकार ने भी जातिगत जनगणना न कराने का फैसला किया था। लालू यादव लगातार मांग करते रहे थे बिहार की तरफ से, केंद्र में वो मंत्री भी थे, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान भी नहीं हुआ था। अंतिम बार 1931-32 में हुआ। तो ये पहल जो बिहार के विभिन्न पार्टियों की तरफ से की गई है वो कितना रंग लाती है इसको इंक्लूड करने में 2021 की जनगणना में, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अब तक तो साफ है कि वो जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है और इसकी जानकारी संसद के पटल पे दे भी दी गई। बिल्कुल। और वहीं 10 दलों का जो प्रतिनिधिमंडल आज पीएम से मिलने वाला है उसमें सीपीआई के सूर्यकांत पासवान भी शामिल हैं। सूर्यकांत पासवान का दावा है कि इससे समाज के निचले पायदान पर रह रहे लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे साथ में सीपीआई नेता सूर्यकांत पासवान है। पासवान, ये बताइए कि जो जातीय जनगणना की मांग आप लोग कर रहे हैं केंद्र सरकार से,
उसके पीछे अगर हम 2-3 रीजन पूछें तो क्या है? जब सदन चल रहा था पिछले दिनों, तो हम तमाम विपक्ष के लोगों ने, ये बहुत जोरों से चर्चा हो रही है शुरू से ही, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मिल करके उनसे कहा, जो हम लोग जातीय जनगणना के लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री से एक डेलीगेट विपक्ष के लोग आपके नेतृत्व में मिलें। तो एक लिखित हम लोगों ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया और प्रधानमंत्री को लिखित दिया, और हम लोग आए हैं माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? आज सरकार कह रही है जो हम सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनके कल्याण की बात हम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत पहले, हम लोगों को याद भी नहीं है, जातिगत जनगणना की चर्चा हमारे दल के लोग नेताओं ने किया और आज तक नहीं हो पाया। अब क्या बात है जो सरकार के पक्ष के लोग इसको नहीं करवाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जो ये जनगणना होगी तो हमारे जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो दलित अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको काम करवाने में हम लोग उनके हित में जो काम सरकार कर रही है, जो हम कर रहे हैं, तो परसेंटेज क्या काम हो रहा है वो काम सामने आ जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी की ओर से जनक राम शामिल हो रहे हैं, सुनते हैं क्या कहना है उनका। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं बिहार प्रदेश में, जाति से ऊपर उठ करके उन्होंने विकास का मुद्दा बनाया। जैसे ईबीसी हो, ओबीसी हो, महिला हो, तमाम लोगों को जो पूर्ववर्ती सरकार में सम्मान नहीं मिलता था, विकास के रास्ते पर लोग नहीं आते थे, वैसे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए छोटी छोटी जातियों को उन्होंने लाया है। देश के प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिला है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लेंगे हम सबका वो मान्य होगा। और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आज ये मुलाकात जरूर होगी, लेकिन जातिगत जनगणना पर किस तरह की रणनीति आखिर जो नेता है वहां लेकर पहुंचेंगे और किस तरह वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और कितना असर लाने वाला है? देखिए, ज्ञापन तैयार किया गया पूरे मसले पे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों ने जो बार बार अपनी मांग को दोहराई है, सभी दलों का कहना है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि किसकी स्थिति क्या है, कौन क्या कर रहा है। जातिगत आधार पे जो लोग मौजूद है, जातिगत प्रतिनिधित्व जो करती हैं विभिन्न जातियां एक समाज के अंदर, उनका हिस्सा समाज में किस तरह का है, वो किस पायदान पे हैं, नौकरियों में उनकी स्थिति क्या है। तो तमाम दलों का ये मानना है कि इससे आपको विकास की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में मदद मिलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी लोग पहुंचे हैं, 11 लोग यहाँ पहुंचे हैं जो लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। 10 दलों का प्रतिनिधि मंडल है, जेडीयू, बीजेपी, जी नीरज, और 10 प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होंगे। वो 10 प्रतिनिधि आखिर कौन कौन होने वाले हैं और कौन पहुंच चुके हैं इन 10 में से, और किनका अभी इंतजार बाकी है? देखिए, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, जेडीयू के लोग पहुंच गए हैं, बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं, आरजेडी के लोग पहुंचे, कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं, भाकपा माले के पहुंच गए, सीपीआई सीपीएम के लोग पहुंचे हैं, एआईएमआईएम के लोग पहुंचे हैं। तो तमाम जो दलों के प्रतिनिधि हैं, हम के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, वीआईपी जो कि सरकार में शामिल है और जिसके मुकेश सहनी नेता हैं, वो यहाँ पहुँच गए। तो तमाम 10 दलों के प्रतिनिधि पहुँच गए हैं, बस इंतजार है। बैठक जो है शिवानी, बैठक शुरू होने में 5 मिनट का वक्त बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से 11 बजे का वक्त तय किया गया है। थोड़ी देर बाद हो सकता है तस्वीरें भी साझा करें, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से साझा की जा सकती हैं। लेकिन तमाम नेता जो निकलेंगे वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे, अपनी बात भी रखेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी मांग को दोहराएंगे कि आप जातिगत जनगणना को 90 साल के बाद शामिल कीजिए 2021 की जनगणना में। जी बिल्कुल नीरज। और अब से थोड़ी देर में बिहार का 11 सदस्यों का डेलीगेशन जातिगत जनगणना के मसले पर पीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा। सीपीएम नेता अजय कुमार का इस मसले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ में सीपीएम नेता अजय कुमार हैं। अजय जी, आप लोग आए हैं, तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर दिल्ली में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए। क्या वजह है ये जो जातीय आधार पर जो जनगणना की मांग कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उसके पीछे वजह है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है जातीय जनगणना जो है वो कराने का।
जिससे एकदम एक्यूरेट एकदम ये सामने आना चाहिए कि किस काम में कौन लोग लगे हुए हैं और कौन सफर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको लेकर के बिहार के अंदर अपोजिशन ने सीएम साहब से मिल करके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर पहल कीजिए और प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम लीजिए, एक डेलीगेशन जाया जाए। और उन्होंने वहाँ से सभी दल के नेताओं से बातचीत करके टाइम लिया और वो 23 तारीख का टाइम मिला। उनके नेतृत्व में लीडरशिप में हम लोग जाएंगे और उनको अपनी बात हम लोग रिक्वेस्ट उनसे करेंगे कि इसमें कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 2 बार जब बिहार में पारित किया उसमें सभी दल के लोग थे, सत्ता और विपक्ष सब। तो इसीलिए इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जनगणना बिहार में ही सिर्फ अब डिमांड कर रहे हैं आप लोग, पूरे देश में? हम लोग तो मांग कर रहे हैं बिहार में कहीं नहीं कराइए तो कम से कम बिहार में आप कर दीजिए। वैसे पूरे देश में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो कम से कम बिहार में आप कर दीजिए, करवा दीजिए। यही कहने के लिए सभी लोग मिल करके आए हैं। जातिगत जनगणना की बात जो अभी जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो बिहार विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से सभी दल के लोगों ने मिलकर के पारित किया था। मैं उस समय उस सदन का मेंबर नहीं था, लेकिन जब 2 बार भेज दिया तो प्रधानमंत्री ने इसको इनकार कर दिया कि ये हम नहीं करा सकते हैं। और वो इसीलिए नहीं कराना चाहते हैं कि ये पता चल जाएगा कि गिट्टी कौन उठाता है और छर कौन उठाता है, मिट्टी कौन उठा रहा है और बैठ करके कौन खा रहे हैं, समझे। इससे मुख मोड़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी को कहा कि चलिए, उन्होंने इनकार किया, हम लोग एक बार उनसे मिलकर के कहें इसकी जरूरत है। बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत सरकार जिंदाबाद। Dialog हमसे बहुत मदद किया। थैंक यू। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की खबर है कि काबुल से 4 अलग-अलग विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इन 4 विमान के जरिए 146 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। जो विमान दिल्ली आए हैं उनमें कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा के विमान शामिल हैं। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली आए हैं। यहाँ पर एक शख्स है जो कि काबुल से पहुंचे हैं अभी इंडिया। क्या माहौल है अभी काबुल के? सर माहौल तो आप लोग देख ही रहे हो टीवी में, कितना बुरा हाल है। बस अब क्या बोलूँ मैं आपको। बुरा मतलब किस तरीके से? तालिबान का कब्जा है अब चारों तरफ। क्या है आप वहाँ क्या करते थे? मैं यूएस एम्बेसी में था। यूएस एम्बेसी में थे तो आप वहाँ फंसे हुए थे? फंसे हम तो निकल गए थे सर। यूएस एम्बेसी वालों के साथ निकल गए थे हम यहाँ कतर में। किस तरीके से वो दहशत फैला रहे हैं? अब उनका दहशत का तरीका तो वही है ना सर, उनका राज है, सब कुछ करेंगे वो लोग। 2 मिनट नहीं सर, प्लीज 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 सर। तो ये शख्स जो है ये काबुल से पहुंचे हैं इंडिया और इनका कहना है कि वहाँ तालिबान ने दहशत फैला रखा है और इसी वजह से जो है वो इंडिया किसी भी तरीके से वो पहुंच पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित देखिए तस्वीरें, खुशी चेहरे पर है क्योंकि इतने बड़े खौफ से जहां से वो अब वापस लौटकर वतन अपने वापस आ गए हैं, तो चेहरे पर जाहिर सी बात है खुशी जरूर होगी। लेकिन जो लोग अभी भी वहां पर जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने की क्या तैयारी है भारत सरकार की? देखिए अभी भी जितने भी भारतीय जो हैं वो काबुल में फंसे हैं या अफगानिस्तान के दूसरे प्रोविंस में फंसे हैं, चाहे वो मज़ार शरीफ हो, खोस हो या फिर कंधार हो, जितने भी प्रोविंस में फंसे हुए भारतीय उन सबको निकालने का पूरा प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। यहाँ तक कि फिलहाल काबुल में इंडियन एम्बेसी नहीं है, वहाँ से जितने भी एम्बेसडर और दूसरे अधिकारी थे उन्हें बुला लिया गया। लेकिन जो कतर में जो एम्बेसी मौजूद है इंडिया की, वो लगातार प्रयास कर रही है, वो लगातार बातचीत कर रही है, यूएस फोर्सेस से बातचीत कर रही है और हर
मुमकिन कोशिश हो रही है कि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति गनी के सरकार में जितने भी सांसद मंत्री थे उन्हें भी भारत जो है वो शरण दे रहा है। तो जाहिर तौर पे हमने पिछले दिनों भी देखा था कि राष्ट्रपति गनी, पूर्व राष्ट्रपति गनी के सलाहकार सांसद काबुल के मज़ार शरीफ के और कई सांसद, महिला सांसद वो भारत में आई, भारत में पनाह ली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि जो लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, जो लोग तालिबान के दहशत से परेशान हैं, वो उन्हें वहाँ से निकाला जाए। जी बिल्कुल, और लगातार भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है और वो जो लोग वहां फंसे हैं, जो नागरिक वहां फंसे हैं, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से अमित, आपको बता दें कि अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले सुनील और बलविंदर नाम के भारतीयों से भी न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। बातचीत में दोनों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ काबुल के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। अफगानिस्तान से लगातार भारत लौट रहे लोग हैं, हमारे साथ यात्री हैं। क्या नाम है आपका और क्या वहाँ पर करते थे आप? मेरा नाम सुनील दाल है, मैं वहाँ का शेफ था यूएस एम्बेसी में, वहाँ जॉब करता था मैं। तो किस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में? क्या जो वास्तव में भगदड़ मची हुई है वहाँ पर, बताया जा रहा है? देखो, जब तक हम वहाँ थे, अब हमें तो पता नहीं क्या, हम तो वहाँ से तालिबान का जब अटैक होने वाला था, ऐसा था, उससे पहले हम लोग जा चुके थे वहाँ से, क्योंकि 14 की रात को हम वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद तो हमने न्यूज़ में देखा, हम लोग पर्सनली वहाँ जाके गए नहीं, देखा नहीं क्या है, वो क्या रहा है। दोस्त लोग हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट किया था हमने, तो उन्होंने बोला कि बाहर का सिचुएशन थोड़ा सही नहीं है, क्या नाम है, अच्छा हुआ आप लोग मतलब टाइम से निकल गए। ये वो तो किस तरह से वहाँ से निकाले गए? ये यूएस आर्मी ने निकाले या किसी और भारत सरकार के माध्यम से निकले? यूएस आर्मी थी वहाँ पे, उन्होंने उनके जो C-117 था उनसे हम निकले, कतर के लिए गए थे, वहाँ पे उनका एयर बेस था, वहाँ पे हम लोग कुछ ठीक किया था। कितने लोग थे जो वहाँ एम्बेसी में काम करते थे? अप्रोक्सीमेट 300 से ज़्यादा ही थे। अभी लोग फंसे हुए हैं कि सारे? सब आ गए, सब आने वाले पीछे खड़े सब लोग। तो कोई प्रॉब्लम हुई आने जाने में जिस तरह से? कुछ नहीं, सब नॉर्मल था, इजी था, लीगली था। मतलब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी थी कतर में, उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया। यहाँ पर किस तरह का कोई प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया गया? बस कोविड था, उसके चक्कर में थोड़ा 6 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ा, अदर देन सब ठीक ठाक था। तो भारत सरकार की तरफ से कोई संपर्क आप लोगों से किया गया? नहीं, हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि हमने जब वहाँ जो कतर में जो हमारी एम्बेसी थी, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात करी, उसके बाद उन्होंने एम्बेसी के थ्रू सारा काम हो गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो लोग हमारी बात सुनते नहीं, हम लोग डेफिनेटली इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट से बात करते या कुछ दूसरा एक्शन लेते, पर ऐसा कुछ बोला नहीं। कुछ ऐसे लोग भी जो आपके संपर्क के हैं, आपके साथ पहचान वाले, जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, आपकी उनसे बात? नहीं, हमारा जो ऑल जो स्टाफ था, कलीग्स थे, वो सब है, वो सब आने वाले हैं, सब निकल गए। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो अफगानिस्तान से लौटे हैं। आप कहाँ काम करते थे अफगानिस्तान में और क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बलविंदर कुमार है और मैं हिमाचल का हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से। तो मेरे साथ भी अभी काफ़ी बंदे आए हैं। तो हम लोग भी 15 तारीख को वहाँ पे पता चला था कि ऐसे ऐसे हो गया है, तालिबान ने जो हमला कर दिया है। 15 तारीख को हमें निकाल लिया गया था उधर से। कहाँ काम करते थे आप अफगानिस्तान में? यूएस एम्बेसी में करते थे, काबुल यूएस एम्बेसी में। जी। तो क्या काम करते थे आप वहाँ पर? हम कैटरिंग का काम करते थे। कितने लोग थे भारतीय वहाँ पर? वहाँ पे तो कम से कम 200 के करीब था। तो किस तरह के हालात थे जब आपको वहाँ से निकाला गया और किस तरह से निकाला गया? सर, जब तक हम वहाँ से निकले थे तब तक तो बाहर में पता चला था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती थी। तो जैसे ही कुछ पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वैसे यूएस आर्मी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। तो यूएस आर्मी ने आपको कब निकाला और कहाँ रखा फिर निकालने के बाद? हमें सीधा कतर लेके गए थे, दोहा कतर में जो आर्मी कैंप है उनका, वहाँ पे ले जाया गया। काबुल के अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले एक और भारतीय से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने काबुल में तालिबान के घुसने के बाद की पूरी कहानी बताई। यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि काबुल से इंडिया पहुँचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। तबीवर सरदार। क्या करते थे आप काबुल में? मैं काबुल में यूएस एम्बेसी में आर्मी को फूड सप्लाई में काम करता था, कैटरिंग कंपनी में। कैटरिंग का काम करते थे। तो आप कब काबुल से निकल के दोहा या कतर पहुँचे? मैं 15 अगस्त को निकल गया था, उधर एंट्री किया था। कैसे निकले थे आप? वो यूएस आर्मी का वो जो फ्लाइट था ना, वो फ्लाइट में ही निकला था। इंडियन एम्बेसी आपको कितनी मदद की? इंडियन एम्बेसी मदद 3 नाइट किया है, 3 नाइट हम लोगों के साथ था। उधर जो बंदा काम करता है, 2-4 लग रहा था, एक सरदार था, मतलब काफी मदद की है। हाँ, वहाँ के हालात क्योंकि आप 15 अगस्त को वहाँ से निकले, हालात बताइए किस तरीके के हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, जब ये तालिबान अंदर घुसा तब से पूरा रोड बंद है। जब रोड क्लोज हो जाएगा तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता है, घर में रहना पड़ेगा। अभी तो जब घर में रहेगा तो उनको खाना पीना सबका प्रॉब्लम तो होगा ही ना। यही सिचुएशन और कुछ नहीं है।
और उधर का ज़्यादा बंदा जो नागरिक है डरता है ज़्यादा तालिबान को, यही प्रॉब्लम है। आप लोग निकले कैसे एम्बेसी से, जो एयरपोर्ट में गए? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरा एम्बेसी, हमारा जो इंडियन एम्बेसी ना, वो 1 महीना पहले हम लोगों को मैसेज भेज दिया था जो काबुल के अंदर कितना बंदा काम कर रहे हो, इधर एंट्री करो। ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन रहता है हमारा इंडियन एम्बेसी में, और हम US एम्बेसी में था काबुल में, तो आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग उधर से निकालने का सेफली वहाँ पे। तो हमारा सेफली वहाँ पे निकाल दिया उन लोग को पता था कल ऐसा होने वाला है, इतने तक इधर तक आने वाला है, तो आज रात को इन लोगों को निकाल दो, तो पूरा रात के अंदर निकल दिया था सब। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही थी, ट्रैफिक जाम की तस्वीरें, लोग डरे हुए हैं, हर कोई वहाँ से पलायन कर रहा है, क्या स्थिति? वो तो पहले अभी भी है, डरा हुआ है, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं सकता है, इसलिए बात चल रहा है। जो तालिबान है, गवर्नमेंट तो चला गया, तो अभी जितना बंदा है उधर बात चल रहा है। तो एक्चुअली US आर्मी बोला जो हम लोग जितना दूसरा कंट्री का है, जो ऑस्ट्रेलिया का भी भेजा आर्मी, उधर की ऑस्ट्रेलिया के कुछ आर्मी था उधर, तो बोला हम लोग ये सब सेफली लेके जाएगा, उसके बाद जो भी करना करो, हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा इतना दिन, जितना बांधा है पूरा सबको निकल के हम लोग निकल जाएंगे। अफगानिस्तान से जो लोग भारत लौट रहे हैं वो वहां किस कदर खौफ की साए में जी रहे थे, इसका दर्द यहां साफ नजर आ रहा है। झारखंड के बोकारो के रहने वाले बबलू कुमार का विमान जब रांची पहुंचा तो उनका दर्द छलक उठा। देश की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और सही सलामत वतन लौटने पर शुक्रिया अदा किया। बबलू कुमार ने उम्मीद जताई कि वहां फंसे दूसरे भारतीयों को भी केंद्र सरकार जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकाल लाएगी। बबलू कुमार अफगानिस्तान में एक निजी कंपनी में 2018 से काम कर रहे थे। इन सबके बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद लाल मस्जिद से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मस्जिद के अंदर कुछ महिलाएं तालिबान के समर्थन में गाना गाती हुई दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लाल मस्जिद पर तालिबान का झंडा लगाया गया। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।